कांग्रेस आगे क्या करेगी इसके लिए भूपेंद्र जी से भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि कानून को आप बहुत ही नजदीकी से समझते हैं, आपको समझ है, आप सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं। सर बताइए जरा, आगे की प्रोसेस क्या हो सकती है, क्योंकि 3 बजे का ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, समय सीमा ये निर्धारित की गई थी। अगर 3 बजे तक चुनाव आयोग अपना फैसला नहीं सुनाती है तो आगे कांग्रेस क्या कर सकती है, कांग्रेस की क्या राह बन सकती है? देखिए, अभी मैटर तो वैसे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अभी तक रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं हुआ है और कल जो है सुप्रीम कोर्ट इसको सुनने जा रहा है इस मैटर को। इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी कानूनी जानकारी अगर हम समझें तो देखिए कि जो आर्टिकल 84 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो है क्वालिफिकेशन जो बताता है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए टू बी नॉमिनेटेड एज अ राज्यसभा मेंबर। और उसमें जो है आगे आप देखेंगे तो जो 102 हमारा आर्टिकल है उसमें डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई होल्ड कर रहा हो या अनसाउंड माइंड हो, कोर्ट ने डिक्लेयर किया हो, ऐसे बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशन है, जिसमें एक है कि साथ में अगर कोई पार्लियामेंट अगर ऐसा कोई कानून बनाता है जिसका वायलेशन होता है। तो अब जैसे कानून की अगर हम बात करें तो जो पार्लियामेंट ने बनाया है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो सेक्शन 33A है वो ये कहता है कि आपके ऊपर अगर कोई भी पेंडिंग केस है तो आपको वो डिक्लेयर करना चाहिए। आपका जो फॉर्म 26 आप जो भर रहे हैं नॉमिनेशन का, उसमें आपको इस बात का डिक्लेरेशन करना चाहिए। अगर आप डिक्लेरेशन नहीं करते हैं तो हो सकता है कि रिटर्निंग ऑफिसर आपके नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर सकता है। अब इसमें कोई बार्ड नहीं है कि आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है या कोई भी केस पेंडिंग है, आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्टेस्ट करने के वहां पे नॉमिनेशन के वहां पे आपको जो फॉर्म भरना है उसमें आपको एफिडेविट में सारे डिक्लेरेशंस देना जरूरी है, जो ये कहता है। अब सवाल ये उठता है जो सुप्रीम कोर्ट को कंसिडर करना पड़ेगा कि जैसे कि हम अगर देखें जो बीएनएसएस का जो सेक्शन 223 है उसमें अगर मैजिस्ट्रेट अगर कोई भी नोटिस अगर इशू करता है एक्यूज्ड को, तो क्या सिर्फ उस नोटिस को ये माना जा सकता है कि उसके ऊपर क्रिमिनल केस पेंडिंग है? तो ये जो इशू है इसको देखना जरूरी है, और ये देखना कि इसमें कोई भी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हुआ है कि नहीं, या जो स्टेज है इस केस का, जो पेंडिंग केस है उसका क्या स्टेज है। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट इन बातों को जो है कंसिडर करते हुए अपना जो है फैसला सुनाएगा। बट मुझे लगता है प्रेमा फेसी अगर इसको डिक्लेयर कर दिया गया होता फॉर्म 26 में तो ये काम बहुत आसान हो सकता था, और हो सकता था रिटर्निंग ऑफिसर जो है इसको इतने इजी वे में रिजेक्ट ना करता और एक्सेप्ट करता, तब की बात कुछ और हो सकती थी। बट मुझे लगता है कि फॉर्म 26 में डिक्लेरेशन जो है दैट इज अ मस्ट विच शुड हैव बीन डन बाय द नॉमिनेटेड मेंबर। तो यही इन्हीं बातों को देख करके सुप्रीम कोर्ट चलेगा, क्योंकि अभी तक जैसे मैंने बताया कि अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। अब ये सुप्रीम कोर्ट को जो है फैसला लेना है कि क्या ये इसमें कोई दूसरा राह या दूसरा कोई डिसीजन लिया जा सकता है। क्योंकि देखिए आर्टिकल 324 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो पूरी तरह से पावर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो अपना डिसीजन ले इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट कराने में, या जो भी उसको सुपरवाइज करना है या जो भी उसको डिसीजंस लेने हैं वो ले सकता है, वो स्वतंत्र है। अगर लगता है कि बहुत ज्यादा उसमें कोई डिफेक्ट है उसके डिसीजन में तो ही कोई कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है, क्योंकि जो आर्टिकल 329 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो बहुत लिमिटेड पावर देता है कोर्ट्स को कि वो इलेक्शन के मामलों में जो है वो इंटरफेयर करे। बिल्कुल, यानी कि अब ये देखना जरूरी है कि अगर इन बिंदुओं को फोकस में किया जाए तो फिर क्या फैसला सुना सकता है, क्या सुनवाई हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, कल क्या फैसला आएगा। भूपेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी,